हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, पहले मैं माइक को सेट कर दूँ। मैं सोच रहा हूँ माइक यहाँ लगा दूँ, इस जगह पर। इतना काफ़ी है। आवाज़ आ रही होगी क्लियर? नहीं आ रही होगी तो देखेंगे, दोबारा बना लेंगे अपना कौन सा कुछ लग रहा है। तो मैं इस समय गोवा में अपने घर में हूँ, अपने घर के गार्डन में बैठा हूँ। और बाहर इसलिए मज़े से बैठा हूँ क्योंकि आज जो ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रही है उसके लिए आज लेबर नहीं आई है। आज मज़दूर छुट्टी पर है, तो इसलिए हमने गेट वगैरह सब खोल के रखे हैं। और टॉनी और जेरी इस समय नहीं है क्योंकि वो लोग उसको टॉनी और जेरी को लेकर के गए हैं। यहाँ पर आसा गांव में हॉस्पिटल है, पेट्स का, जानवरों का हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर लेकर के गए गए हैं क्योंकि टॉनी और जेरी के कुछ दिनों से आँख से वो क्या होता है, कीचड़ बोलते हैं ना उसको, वो निकल रहा है। और डेली निकलता है, हर थोड़ी देर बाद निकलता है। तो हमने यूट्यूब वगैरह पर देखा तो पता किया कि वो कभी कभी डस्ट एलर्जी से होता है या डीवॉर्मिंग ना हुई हो। तो वो उसको लेकर के गए हैं। एक तो डीवॉर्मिंग हो जाएगी, डीवॉर्मिंग मतलब पेट में कीड़े हो जाते हैं। दूसरा, जैसे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेत वगैरह बहुत है, वो रेत के ढेर में बैठते हैं, ऊपर जाते हैं या बाहर भी। तो हो सकता है कि वो कभी कभी बाहर के पार्टिकल से भी एलर्जी हो जाती है, रेत वगैरह जाने से, गंदगी जाने से। तो वो एक तो उसको वो ड्रॉप वगैरह बता देंगे, दूसरा डीवॉर्मिंग कर देंगे। इंजेक्शन तो साल में एक बार लगता है, तो वो अभी एक साल हुआ नहीं है उनको लगाए हुए। तो वो लोग वहाँ गए हैं। तो मैं अभी बैठा हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से कुछ बात करता हूँ। एक कमेंट आ रहा था जो अक्सर आते रहते थे। एक कमेंट आ रहा था, हमेशा आते रहते हैं, आप लोगों को मालूम भी होगा, कि आपका खर्चा कितना है, सोर्स ऑफ इनकम कितनी है, कहाँ से पैसों का अरेंज करते हो। तो मैं उससे जुड़ा हुआ आपको कुछ जवाब देना चाहता हूँ। माइक फिर पीछे चले गए क्या? फिर कई लोग शिकायत करते हैं आवाज़ कम आती है ना। चलो, तो उससे जुड़ा हुआ मैं आप लोगों को जवाब देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि मेरा गोवा में खर्चा कितना होता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मतलब हम लोग बहुत सर्वाइवल मोड में अपनी लाइफ जी रहे थे गोवा में, आफ्टर सेकेंड वेव और आफ्टर फर्स्ट वेव। क्योंकि 2020 में हम लोग अक्टूबर में आए थे यहाँ पर। जब फर्स्ट वेव का लॉकडाउन ख़त्म हो गया था, अनलॉकडाउन शुरू हुए थे, तब हम आए थे यहाँ पर गोवा में 2020 अक्टूबर में। और सेकेंड वेव जो 2021 में आई थी, उसके बाद हमें फाइनेंशियल बहुत दिक्कतें हुई। शुरू से ही थी दिक्कतें, क्योंकि जो थोड़ा बहुत सेविंग था स्टॉक्स वगैरह में, वो सब बेच बेच के काम चलाया। दोस्तों से उधार लेकर के कई बार किराए वगैरह भरे हमने। तो हमने जो गोवा में सबसे सस्ते से सस्ता घर ढूंढा, तो वो हमें पहला घर शायद, मुझे जहाँ तक याद है, 14,000 में मिला था। दूसरा हमें 13,000 में मिला था। ये हमें 12,000 में मिला है। ये हमारा जो घर है 1 BHK, वो छोटे छोटे 2 कमरे हैं। तो हम इसमें 12,000 में रहते हैं और हम बहुत इसमें खुश हैं, हमें इस घर में कोई कमी नहीं दिखती है। और उसके बाद जब यूट्यूब चैनल से थोड़ी बहुत इनकम होने लगी, कुछ स्पॉन्सर्स वीडियो बनाने में लगा, उससे भी पैसा आने लगा, फिर मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना कंटिन्यूस रखा, उससे जो होने लगा। पर हमने कभी भी, अभी तक भी हमारे दिमाग में नहीं आया कि हमें घर चेंज करना है। तो आज भी मेरे घर का रेंट 12,000 रुपये है। बस इतना फ़र्क आ गया कि पहले 12,000 इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी था। फिर जब हमारे पास थोड़े बहुत पैसे आए तो हमने अपने लैंडलॉर्ड को बोला कि हम चाहते हैं कि 12,000 तो हम रेंट देंगे, पर इलेक्ट्रिसिटी हम अलग से बिल पे करेंगे। तो वो भी ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि एक गाँव है ये गोवा का, है पीक, एक प्राइम लोकेशन पर है। क्योंकि मेरे घर के राइट साइड में 10 किलोमीटर के अंदर सारे बीच आ जाते हैं, 15 स्टार्ट हो जाते हैं। अंजुना बीच, वागटर बीच, ओजरान बीच, बागा बीच, केलंगुट बीच, कैंडोलिम बीच, ये सारे इस तरफ आ गए। और लेफ्ट साइड की तरफ आप चले जाओगे तो सारे के सारे मोरजिम बीच, मैंड्रीम बीच, एशविन बीच, आरम्बुल बीच, जिसको रशियन बीच बोलते हैं। मतलब मेरे घर के 10-15 किलोमीटर राइट और 10-15 किलोमीटर लेफ्ट में गोवा के पीक बीच है, नॉर्थ गोवा में ये है। और मेरे घर के सामने बहुत बड़ी रिवर है, चपूरा रिवर, जिस पर चपूरा फोर्ट भी बना हुआ है आगे जाके। छोटी सी एक, ये छोटी नदी बोलता हूँ मैं इसको, ये कनेक्टिंग कैनल बोल लो या नेचुरल है, पर ये तो ये घर के आंगन से गुजरती है। तो हमारे को 12,000 रुपये में ये घर बहुत बढ़िया हमारा रेंट पे है। ठीक है, हमारे को बिल्कुल नहीं हुआ कि हम बड़े घर में जाएं, हमारे पर्सनल कमरे हो। वो लैंडलॉर्ड अब ऊपर एक फ्लोर बना रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी हम ही रखें। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसको भी हम रखेंगे, बच्चों के कमरे हो जाएंगे, या कोई अगर कभी कोई गेस्ट आया हमारा तो। ठीक है, तो 12,000 मेरे घर का खर्चा है। 500 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। एसी है नहीं,
एसी के लिए हमने मना कर रखा था। हमारी सबसे पहली शर्त होती है कि हमें घर वो चाहिए जिसमें एसी ना हो, जिसमें टीवी ना हो। ठीक है, तो एसी और टीवी हम यूज़ नहीं करते हैं। हम शॉपिंग के नाम पर, हमारे जो कपड़ों पर जो लोगों का खर्चा होता है, हमारा कपड़ों के नाम पर खर्चा इतना कम होता है कि उसको आप जीरो खर्चा भी कह सकते हो। मतलब हम लोग अच्छे क्वालिटी के कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, पर बहुत कम खरीदते हैं और बहुत सस्ते में आते हैं, ब्रांडेड के पीछे नहीं भागते। मेरे पास जो भी 5-7 टी शर्टें हैं, तो वो सब डीकैथलॉन से ली है। 300-400 रुपये से ऊपर की टी शर्ट नहीं है। मैंने थाईलैंड से भी जो कपड़े खरीदे अपने लिए, तो वो पजामे 300 रुपये के हैं, पजामे जो मैं पहनता हूँ। ये टी शर्ट भी ये 250-300 रुपये की है। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, मतलब हमारा इन सब चीज़ों पे बहुत कम खर्चा होता है। दूसरा हमारा सिंपल सा रूल है कि जैसे मैं कभी बच्चों के लिए कोई कपड़े लेके आया, तो पहले वाले कपड़ों में से उतने कपड़े कम होंगे जितने नए ऐड हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि अलमारी भरते रहना है। तो हम सबके पास लिमिटेड कपड़े हैं। हाँ, अब जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो रहे थे, एक दो कपड़ा एक्स्ट्रा ऐड होने लग गया कि उनको ये ऊपर जैकेट पहननी है या वो पहनना है, वो पर उस पर हमारा पूरा नियंत्रण है। और बच्चों को भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि अलमारी नहीं भरनी है, हमें वही 20% कपड़े अपने पास रखने हैं जो हम 80% पहनते हैं, ना कि हम 80% वो कपड़े रखें जो हम सिर्फ 20% पहनते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर, हमारा क्रॉकरी वगैरह का बिल्कुल खर्चा नहीं है। हमें जो लैंडलॉर्ड ने बर्तन दिए हैं वही बर्तन चल रहे हैं। थोड़े बहुत बर्तन हम जो अपने साथ गाड़ी में लेके आए थे, 4-5 प्लेट वगैरह, वो आज तक चल रही है। अगर हमारे घर में 3 या 4 लोग आ जाए तो हमारे पास एक जैसे कप नहीं है, क्योंकि वो जो लैंडलॉर्ड ने दिए, कोई कप है, कोई मग है, कोई ग्लास है, कुछ ऐसा है, वो चल रहा है। तो इन सब चीज़ों में भी हमारा खर्चा नहीं है कि भाई ऐसे कप होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। बेडशीट वगैरह जो है वो हम लोग कभी कभी अमेजोन से कॉटन की मंगवाते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पेट्स हैं, टॉनी जेरी वगैरह, बिल्ली हैं, दो दो बिल्ली हैं, 3 कुत्ते हैं। मुर्गे हमारे दोनों चले गए, मतलब एक को नेवले खा गए और एक चले गया कहीं दूर, पता नहीं, अब वो मैं ढूंढ रहे हैं, हम नहीं मिल रहा हमें। तो इनकी वजह से हमारी बेडशीट वगैरह बहुत ख़राब होती है, जल्दी ख़राब होती है, कई बार ये फाड़ देते हैं। तो वो एक छोटा सा हमारा खर्चा है। और किचन के नाम पर हम लोग खाना जो है हमारा, हम आटा तो हमारा, मतलब समझ लो 500 रुपये का आटा पिछले 2 साल में लगा होगा, क्योंकि हम गेहूँ बिल्कुल नहीं खाते हैं, आटा बिल्कुल नहीं खाते हैं। चावल हम लोग खाते हैं, वो चावल भी अब काफ़ी कम हो गए। अब हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं और फ्रूट्स खाते हैं। तो हमारे खाने की डाइट में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं, चावल होते हैं उसके बाद में। गेहूँ हम बहुत कम खाते हैं, दालें भी हमने बहुत कम कर दी। कभी कभी बच्चों के लिए हम दाल बनाते हैं, क्योंकि अनाज को हम अवॉइड करते हैं, मतलब अनाज हम कम से कम खाते हैं। मैंने तो पिछले 1.5-2 साल में रोटी खाई 1-2 बार होगी, 2 या 3 बार। ठीक है, तो हमारा मोटी बात ये है कि मैं आपको अपना डाइट प्लान नहीं बताना चाह रहा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो किचन का खर्चा है वो 9 से 10 हज़ार रुपये। तो 12 हज़ार रुपये किराया, 10 हज़ार रुपये हमारा किचन का राशन का खर्चा हो गया, 500 रुपये हमारा लाइट का बिल हो गया, और महीने का लगभग 700 से 800 रुपये हमारा वाईफाई का जाता है। तो वाईफाई का खर्चा लगा लो आप, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं कोस्टल एरिया में रहता हूँ, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं आता। इससे अच्छी बात यह है, इसकी अच्छी बात यह है कि यहाँ पर रेडिएशन नहीं है, इस चक्कर में नेटवर्क नहीं है तो रेडिएशन भी कम होता है। तो वाईफाई का खर्चा है हमारा 700-800 रुपये टोटल। अगर आप जोड़ लो 12 और 10 22, और वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी ये सब मिला लोगे अगर आप, तो हमारा, और 2 हज़ार रुपये ऊपर मान लो, तो 24 हज़ार, 25 हज़ार राउंड फिगर में पकड़ ले। तो 25 हज़ार हमारा घर का खर्चा है। उसके बाद अब बच्चों ने स्विमिंग, और मेरी वाइफ और बच्चे स्विमिंग जाते हैं, तो इन्होंने साल भर की मेंबरशिप ली है 7,500 रुपये में। तो 7-7 हज़ार तीनों के मान लो, तो 20-25 हज़ार रुपये साल के। तो मतलब 2 हज़ार रुपये महीना वो मान लो स्विमिंग के नाम पे जा रहा है इनका। अभी दोनों ने जिम ज्वाइन किया है, मेरी वाइफ ने और मेरी बड़ी बेटी ने, तो जिम के नाम पे आप मान लो 2-2 हज़ार रुपये महीना। तो 4 हज़ार रुपये इनका जिम का मान लो, 2 हज़ार से 2,500 रुपये पर मंथ आप स्विमिंग का मान लो, साल भर का एवरेज डिवाइड करें तो ये हम इसको मान लेते हैं 5 हज़ार रुपये। तो अब जो बेसिक खर्चा है हमारा वो आज भी 25 हज़ार के अंदर चल रहा है। और अगर मान लो आज हम थोड़ा फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं, हम सरसों के तेल और घी को हम अवॉइड करते हैं, ऑलिव ऑयल थोड़ा बहुत यूज़ करते हैं, तो 2-3 हज़ार ऊपर चल रहा है। तो जो बेसिक खर्चा है जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, वो हमारा आज भी 25 से 28 हज़ार रुपये। क्योंकि कल को अगर डाउन हुए, कल को अगर कोई भी दिक्कत आई, तो हम जिम नहीं जाएंगे, हम स्विमिंग नहीं करेंगे, हमारा जो रेंट है और जो हमारा खाना है वो तो आज भी 25 से 28 हज़ार रुपये। तो जो मैं बोलता हूँ कि मेरा घर आज भी 28 हज़ार में चलता है, तो वो वही कि वाईफाई है, रोटी, राशन है, घर का किराया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये सब जोड़ लोगे तो ये 25-26-28 हज़ार बैठता है।
जिम वगैरह, स्विमिंग वगैरह अगर कल को मान लेते हैं कि भी वापस पहले जैसा टाइम आ जाए तो ये हम कुछ टाइम नहीं करेंगे। तो हमारे इन खर्चों का मेरे पास बर्डन नहीं है। मैं अब आती है बात मेरी ट्रैवलिंग की, तो मैं ट्रैवलिंग में बहुत पैसा खर्च करता हूँ। जो भी मेरा एक्स्ट्रा होता है वो ट्रैवलिंग में खर्च करता हूँ। तो ट्रैवलिंग में जो बहुत पैसा खर्च करता हूँ उसमें सबसे मेजर पार्ट सिर्फ मेरे रहने के ऊपर खर्च होता है। सिर्फ मेरे हमारे रहने के ऊपर खर्च होता है, मतलब मेरे होटल में। क्योंकि मुझे होटल में एक प्राइवेसी चाहिए होती है, क्योंकि मुझे लाइव आना होता है, वीडियो बनाने होते हैं। दूसरा मेरे पास अपने सामान की तरफ मेरा ध्यान ना जाए, इसलिए मेरा रहने पे खर्चा होता है। बाहर भी मैं बहुत कम खाने पीने पे मेरा खर्चा होता है। हेल्दी खाना, आपको मालूम है कमाल की बात है कि हेल्दी खाना हमेशा सस्ता मिलता है, स्वादिष्ट खाना महंगा मिलता है, जो नुकसानदेह भी होता है। तो हमारा जो अगर मैं को डर क्यों नहीं लगता, क्यों मैं यूट्यूब पे आके यूट्यूब के बारे में बुरा भला बोल देता हूँ, या जिस कंपनी के लिए कभी कभी स्पॉन्सर वीडियो बनाता हूँ उसको भी मैं बुरा भला बोल देता हूँ, या मैं जिस चैनल से मुझे सबसे ज़्यादा अर्निंग होती है मनी इज़ नथिंग पर, वहाँ पर मैं वीडियो नहीं डालता 10-10 दिन तक। क्योंकि मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि मुझे कुछ भी हो जाए, ग्राफ जितना मर्जी नीचे आ जाए, 25-28 हज़ार से नीचे नहीं जाएगा और वो हम गुजारा बड़े आराम से कर लेंगे। तो उसकी इसलिए मुझे डर नहीं लगता। ठीक है। नहीं होंगे पैसे, नहीं करेंगे ट्रैवलिंग, होटल में तो रुकना दूर की बात है, ट्रैवलिंग ही करनी बंद कर दूंगा कुछ टाइम के लिए। नहीं जाएंगे जिम, नहीं करेंगे स्विमिंग, घर में एक्सरसाइज कर लेंगे। जिम में करने वाली ज़्यादातर एक्सरसाइज आप 60-70% एक्सरसाइज तो बिना इक्विपमेंट्स के आप अपने कमरे में भी कर सकते हो। तो मेरा बेसिक खर्चा जो है वो 25 से 28 हज़ार है। उसके ऊपर हमारे पास जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे आते हैं उसे मैं ट्रैवलिंग के ऊपर खर्च करता हूँ, ताकि मैं अपने आप को अपग्रेड कर सकूँ, नए लोगों को जान सकूँ, नई दुनिया देख सकूँ। और मैं देखूंगा तो फिर मैं अपने परिवार के लिए भी रास्ते खोलूंगा। जैसे मेरी बेटी ने पहली सोलो ट्रैवलिंग करी 15 साल की उम्र में, गोवा से दिल्ली गई, एक हफ्ता रह के अपने घर में अकेले रह के आई। अभी मैंने अब थाईलैंड में था तो मैंने अपनी वाइफ को थाईलैंड बुलाया। और वो तो ये सब चलता रहता है, प्लान नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है। बीइंग प्रेडिक्टेबल इज बोरिंग। तो जो मेरा बेसिक खर्चा है 25 से 28 हज़ार है, जिस पर मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि इतना तो मैं कैसे भी कर लूँगा, इसलिए मुझे डर नहीं लगता। ऊपर के जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो मैं पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, अपने दिमाग के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, अपने आप को अपग्रेड करने पर इन्वेस्ट करता हूँ। और मेरे बच्चे भी स्किल सीखने के नाम पर जैसे स्विमिंग सीखते हैं, जिम जाते हैं, अभी पहल ने वॉयलिन मंगाया, तो ये सब चीज़ों पर हम एक्स्ट्रा पैसा खर्च करते हैं। पर बेसिक जो नीड है कि अगर कल को कुछ भी हो जाए तो जो बेसिक है वो 25 से 28 हज़ार है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ये मेरा खर्चा है। और इसलिए मैं ट्रैवलिंग करता हूँ अपन। और लोग बोलते हैं सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसा कहाँ से कमाते, तो वो बेकार के सवाल है। वो मैं जो बताऊंगा वो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा और आप लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप समझदार बनोगे, आप अक्लमंद बनोगे, तो पैसा झग मार के आपके पास आएगा। क्योंकि पैसे का एक नियम है, वो समझदार लोगों के पास होता है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब वो समझदार नहीं है, वो अभी अक्लमंद नहीं है, वो मान सकता है अपने आप को, ये उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई कहता है मेरे पास पैसा आता है पर टिकता नहीं है, कि इसका मतलब ये है कि उसके पास अक्ल नहीं है, उसको पैसे को संभालना नहीं आ रहा है, वो पैसा कमा रहा है, वो अमीर बनना चाह रहा है। अमीर बनना और ज़्यादा पैसे होने में फ़र्क होता है। अमीर बनना एक दोष है, ज़्यादा पैसे होना एक सिचुएशन है, एक परिस्थिति है। पैसा कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मेरे पास कभी नहीं था तब भी हम ऐसे ही थे, ऐसे ही बात करता था। आज मेरे पास है तो भी, और है भी तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, और कल को फिर नहीं होगा। अगर आज ये सिचुएशन है तो कल को वो वाली सिचुएशन वापस आ सकती है, इसलिए मैं हवा में नहीं उड़ा। क्योंकि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई ये तो ग्राफ है, ये तो सिचुएशन से बदलती रहेंगी। आप किस चीज़ पर इतरा रहे हो? कोई आदमी अगर अपने पैसे ना होने पर हाय हाय कर रहा है तो वो बेवकूफ़ है। उसको मालूम है कि ये सिचुएशन है, पैसे ना होने की ये बदलेगी और पैसे होने की सिचुएशन आएगी। और कोई आदमी अगर पैसे होने की सिचुएशन पर घमंड कर रहा है तो भी ये उसकी बेवकूफ़ी है। क्योंकि वो फिर कल को वो सिचुएशन बदलेगी और वो जाएगा उसका पैसा सारा। तो ये तो पार्ट ऑफ गेम है, चलता रहता है। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी ऐसे ही। शो मस्ट गो ऑन। आज शांति है, एक तो मजदूर नहीं आए हैं, दूसरा दोपहर गर्मी का मौसम आ गया, गर्मियों में बड़ी शांति सी रहती है। अच्छी बात यह कि हमने जो बाहर लाइब्रेरी खोली है वो धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में पता चल रहा है। अब अनजान लोग भी दूर दूर से आते हैं। अभी कल भी एक लड़की आई थी। आज कमाल की बात ये हुई कि साथ में जो रिजॉर्ट है इसमें कोई गेस्ट है, वो गेस्ट आई वहाँ पे और वो बुक लेके गई है कि मैं शाम को ये बुक पढ़ के आपको दे दूंगी, मतलब लाइब्रेरी में रख दूंगी। तो ये जो साथ में रिजॉर्ट है जहाँ से गेस्ट बहुत हो हुल्लड़ मचाते थे, अब मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो अब लोग कईयों ने लिखा वीडियो के नीचे कि अरे गोवा में तो लोग बिकनी देखने आते हैं, लाइब्रेरी में कौन आएगा। क्योंकि वो जैसे हैं उनको लगता दुनिया वैसी है।
बहुत सारे लोग हैं आज भी एक अलग सोच रखते हैं, अपने आप को रैशनल बनाने की कोशिश करते हैं, अपने अपने आप को अपग्रेड करने की लगातार कोशिश करते हैं। इतने लोग आते हैं लाइब्रेरी में, बैठते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किताबें लेके जाते हैं। 2-3 लोग ऐसे हैं ऐसे जो किताबें ले गए हैं पर वापस नहीं देके गए। तो मैं उनको एक ही बात बोलूँगा, अगर बाई चांस वो ये वीडियो देख रहे हैं तो जो किताबें लेके गए हैं आप भले ही हमें मत दो, कोई बात नहीं, पर आप अगर उसको पढ़ लो तो किसी और को दे देना, ताकि वो किताब उसके काम आ सके। कहाँ से किसको क्या रेफरेंस मिल जाए कुछ पता नहीं। तो सिचुएशंस शो मस्ट गो ऑन। बड़ा अच्छा लग रहा है, ऊपर नारियल के पेड़, इधर ये सुपारी का पेड़। चलो दोस्तों, ओके, गुड बाय, थैंक यू, स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर। स्वीट ड्रीम क्यों बोल रहा हूँ यार, वो आदत पड़ गई ना, लाइव में बोलता हूँ ना स्वीट ड्रीम, शब्बा खैर। ये तो दोपहर का टाइम है, इस समय 3:30 बज रहे होंगे। 3 बजे वो हॉस्पिटल बंद हो जाता है, तो अब वो आने वाले होंगे। अभी ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, पूरा गार्डन उजड़ा पड़ा है, उसको सबको वापस सेट करवाना है। और गर्मी है तो लाइब्रेरी में भी कुछ गर्मी का बंदोबस्त करना है कि भी मतलब गर्मी ना लगे, कोई आए तो वहाँ बैठे। हालांकि अभी इतने लोग नहीं आते और मोस्टली लोग शाम के टाइम आते हैं। पर अभी लाइब्रेरी के पीछे का भी काफ़ी एरिया है जिसको डेवलप करना है, धीरे धीरे करेंगे। मैं आपको पता है इंडिया में कम रहता हूँ, और मेरे कम रहने की वजह मैंने कई वीडियो में बताई है, आप लोगों को मालूम है कि मैं इंडिया में क्यों कम रहता हूँ। क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा है पर इंडिया के लोग बहुत ख़राब है। मैक्सिमम, सभी नहीं पर ज़्यादातर। चलो, ओके।